Hello student, welcome back to my class. Today I am going to discuss about a very important topic of English. It is verb. Students, verb ना केवल इंग्लिश सीखने के लिए बल्कि रिटन इंग्लिश के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं वर्ब के बारे में। We can say that verb is a soul of a sentence. इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं जैसे कि एक सेंटेंस है आई गो टू स्कूल। अगर हम इसमें से कॉम्प्लीमेंट टू स्कूल को हटा भी दें तो भी आई गो कुछ मीनिंग देता है, मैं जाता हूँ। अगर हम इसमें से आई को भी हटा देते हैं तो गो एक कमांड सेंटेंस बनाता है, मतलब जाना। लेकिन अगर हम वर्ब गो को ही हटा दें तो आई टू स्कूल का कोई भी मीनिंग नहीं बनता है, मतलब ये कोई भी सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ब सेंटेंस की आत्मा है। अब चलिए और जानते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब मतलब क्रिया। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा क्रिया क्या है? तो क्रिया का साधारण अर्थ है काम। सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी काम करते हैं या वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना अथवा होना प्रदर्शित हो, वे सभी शब्द क्रिया कहलाएंगे। वर्ब डिनोट्स एन एक्शन। जो भी हमको एक्शन दिखाई पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारे काम करते हैं और कुछ काम ऑटोमेटिकली भी होते हैं जो हम नहीं करते हैं लेकिन होते हैं, तो वो भी वर्ब के ही अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम सुबह उठते हैं तो जागते हैं, तो जागना, नहाना, खाना, जाना, पढ़ना, लिखना, सुनना, खेलना, सोना, ये सभी काम क्रिया ही हैं। और एक चीज़ और, हम क्रिया को कैसे पहचानेंगे? तो इसकी पहचान क्या है? हिंदी शब्द के अंत में ज़्यादातर क्रिया में ना शब्द आता है, ना वर्ण आता है। हिंदी में क्रिया के अंत में ना आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितने भी काम या तो किए जाते हैं या फिर होते हैं, वे सभी क्रिया कहलाते हैं। चलिए क्रिया के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। द बेस फॉर्म और रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ ऑलवेज इन प्लूरल नंबर। इसका मतलब यह है जो क्रिया का मुख्य रूप होता है, जो बेस फॉर्म होता है, वह हमेशा प्लूरल होता है। प्लूरल मतलब बहुवचन होता है, जैसे गो, प्ले, रन, ये सभी वर्ब के प्लूरल फॉर्म हैं। व्हेन वी ऐड एस और ई एस इन बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इट बिकम्स सिंगुलर नंबर। और जब हम इसमें एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वह सिंगुलर नंबर हो जाती है। मतलब यदि क्रिया में एस या ई एस लगा देते हैं तो क्रिया सिंगुलर नंबर या एक वचन हो जाती है। क्रिया को पढ़ने के वैसे तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, जैसे कि मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल। फिर मेन वर्ब में भी फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, फिर फाइनाइट में ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, नॉन फाइनाइट में इन्फिनिटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल फॉर्म। बट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेन वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब और मॉडल के बारे में हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेन वर्ब को हम कैसे समझें? द मेन वर्ब टिपिकली शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट। जो मेन वर्ब होती है वह वाक्य के मुख्य कार्य को प्रदर्शित करती है। मेन वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड द लेक्सिकल वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो एक हमारा बॉस होता है और बाकी ऑफिस के कर्मचारी उसके हेल्पर होते हैं। उसी प्रकार सेंटेंस में एक प्रिंसिपल वर्ब होती है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि मेन वर्ब को सपोर्ट करती है। द मेन वर्ब कैन स्टैंड अलोन और दे कैन बी यूज्ड विथ हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब अकेले भी सेंटेंस में लग सकती है और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी लग सकती है। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। आई गो टू स्कूल में गो जो है वह मेन वर्ब है, एंड आई एम गोइंग टू स्कूल में एम हेल्पिंग वर्ब है एंड गोइंग मेन वर्ब है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो सेंटेंस के मुख्य कार्य को प्रदर्शित करती है वह प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब होती है। अब चलिए जानते हैं मेन वर्ब के प्रकार के बारे में। मेन वर्ब मुख्यतः दो प्रकार की होती है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट।
इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, जो कि मेन वर्ब को सपोर्ट करती है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और कुछ मॉडल्स वर्ब भी होती हैं जो कि किसी विशेष परिस्थिति या मूड को प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए जानते हैं फाइनाइट वर्ब के बारे में। A finite verb is a verb that has a finite or limited agreement with the subject. फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जो कि वाक्य के सब्जेक्ट के साथ अपने आप को सीमित करती हैं। It limits its uses as per the subject's parameter. फाइनाइट वर्ब जो होती है वह वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है और इसके 3 पैरामीटर हैं। ये पैरामीटर है टेंस, नंबर एंड पर्सन। मीन्स सब्जेक्ट का टेंस जैसा होगा वैसी वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग ही लगेगी। सब्जेक्ट का नंबर यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर यूज होगी, और सब्जेक्ट का नंबर यदि प्लूरल है, यदि कर्ता बहुवचन रूप में है तो क्रिया भी अपने प्लूरल फॉर्म में यूज होगी, मतलब क्रिया का बेस फॉर्म यूज होगा। इसी प्रकार पर्सन के अकॉर्डिंग फाइनाइट वर्ब लगती है। फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से लगेगी, सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन के हिसाब से क्रिया लगेगी, और यदि थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के हिसाब से क्रिया लगेगी। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। पहले वाक्य में आई राइट अ लेटर में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, इसीलिए क्रिया का पहला रूप यूज हुआ है। दूसरे वाक्य में सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है, और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है, इसीलिए क्रिया का दूसरा रूप यहाँ पर यूज हुआ है। चलिए फाइनाइट वर्ब को अब देखते हैं नंबर के पैरामीटर से, मतलब वचन के हिसाब से फाइनाइट वर्ब का कैसे यूज होगा। पहले वाक्य में देखिए, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। इसमें जो कर्ता वह है वह सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन है, इसलिए हमने क्रिया को एस लगा के एक वचन बनाया है। दूसरे वाक्य में दे प्ले फुटबॉल, दे मतलब बहुत सारे लोग, वे फुटबॉल खेलते हैं, तो वे जो है वह सब्जेक्ट का प्लूरल फॉर्म है, इसीलिए क्रिया का यहाँ पर प्लूरल फॉर्म प्ले यूज हुआ है। चलिए अब देखते हैं फाइनाइट वर्ब को पर्सन के पैरामीटर से। स्टूडेंट इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज अ स्पीकर, सेकंड पर्सन इज अ लिसनर एंड थर्ड पर्सन टू whom वी टॉक्ड अबाउट। तो इसमें देखिए आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, और सेकेंड वाक्य में देखिए ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश। इसमें जो वॉन्ट एंड वॉन्ट्स क्रिया का यूज हुआ है ये फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट के पर्सन के हिसाब से अपने आप को सीमित करती है। लेकिन यहाँ पे टू लर्न में जो लर्न वर्ब यूज हुई है दोनों सेंटेंसेस में, ये नॉन फाइनाइट, क्योंकि यह अपने सब्जेक्ट ही को एग्री नहीं करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब वह है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। फाइनाइट वर्ब के 2 प्रकार होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इन्हें हिंदी में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया भी कहते हैं। इनका ऐसा नाम इसलिए है क्योंकि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वह विथ ऑब्जेक्ट होती है, और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है वह विदाउट ऑब्जेक्ट होती है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को अच्छे से समझने के लिए हमको यह जानना आवश्यक होता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। स्टूडेंट किसी भी सेंटेंस में 3 चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं। सब्जेक्ट मीन्स उस सेंटेंस में जिसके विषय में बात की जा रही हो, वर्ब मीन्स उस सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रहा हो, एंड ऑब्जेक्ट मीन्स जब क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक सीमित ना रह करके आगे भी पड़ता है, उसको हम कर्म या ऑब्जेक्ट कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को हम और अच्छे से समझते हैं इस एग्जाम्पल के द्वारा। द वर्ब विच हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। वह क्रिया जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको कैसे पता लगाएं, तो इसके लिए हम इस उदाहरण को देखते हैं। जैसे आई ईट अ मैंगो,
हम वर्ब से दो क्वेश्चन करें, व्हाट एंड whom। व्हाट मतलब क्या एंड whom मतलब किसको, और यदि उसका जवाब हमको सीधा सीधा मिलता है तो वह उसका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हमने ईट से पूछा व्हाट क्या, आई ईट क्या, उसका जवाब मिला मैंगो, तो मैंगो इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये ईट वर्ब जो है वह ट्रांजिटिव वर्ब है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब इसकी जो मेन वर्ब है वह है फ्लाई। अगर हम फ्लाई से क्वेश्चन करें व्हाट मतलब क्या एंड whom मतलब किसको, मतलब क्या उड़ते हैं या किसको उड़ते हैं, तो इसका जवाब द स्काई नहीं है, इसलिए यह इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। और विदाउट ऑब्जेक्ट जो क्रिया होती है वह इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। द वर्ब विच इज यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। वह क्रिया जो बिना ऑब्जेक्ट के यूज होती है इंट्रांजिटिव वर्ब या अकर्मक क्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल में गो इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि टू स्कूल इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि हम गो से क्वेश्चन करें आई गो मैं जाता हूँ, क्या जाता है, किसको जाता है, तो स्कूल इसका रिप्लाई नहीं है। दैट्स वाई इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि टू स्कूल यदि वर्ब का ऑब्जेक्ट